एक साल होने को आ रहे हैं और इसकी खुशियाँ, इसकी सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं, एनिवर्सरी है, और जो थोड़ी बहुत मुखालफत थी वो भी कहीं नज़र नहीं आती। इस पे बातचीत के लिए सवाल आपसे ये है कि एक साल गुजर जाने के बाद आपकी क्या कैफियत है? देखें जी, थैंक यू ताहिर साहब। ये एक साल गुजरने के बाद जो सूरत हाल है ना, उसमें जो मगालते थे लोगों के या गैर ज़रूरी किस्म के जो तवक्कुआत थी या अंदेशे थे, वो कम से कम क्लियर हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसका एक पॉजिटिव पहलू है कि आप ये देखें कि जब ये वाक़या हुआ, जैसा कि आपने फरमाया, तो ये समझा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा रद्द अमल होगा, खुसूसन पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीरियों की तरफ से तो जो होना था तो होना ही था, लेकिन चूंकि उनकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, उसके लिए आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि उन पे पाबंदी थी या लॉकडाउन थे या जो भी था। लेकिन जो कुछ इस तरफ हो सकता था उसका आपने देखा कि इमरान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो चले गए मुजफ्फराबाद और वहाँ जाके उन्होंने लोगों को कहा कि मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में और मैं इस मसले को जो है वो इंटरनेशनली उठाऊंगा, आप लोग जो है वो बैठ के मेरा इंतज़ार करें, कोई जलसा जुलूस ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मना कर दिया। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मना करने की क्या वजह क्या थी कि जलसे जुलूस हुए, लेकिन सिर्फ उन कुफ्तों की तरफ से हुए जो इमरान खान साहब के असर में नहीं थी। मसलन कोई कौम परस्त हल्के थे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी जो पाकिस्तान के असर में हैं और जो मसला कश्मीर को लेके हर बात पे जलसा और जुलूस करते हैं, अखबारी बयानात देते हैं, उन सब को सांप सूंघ गया। चूँकि इमरान साहब ने ये कहा कि जी कश्मीर करते करते हमें जो है अपने वजूद को ख़तरा पड़ गया है और अब जो है वो इंडिया हमें भी कहीं ना ऐसा ना हो कि हम पे हमला कर दे, तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और इस पर कोई रद्द अमल ना करें। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं थी कि वो इंडिया से एकदम इतने डर गए थे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी पॉलिसी थी और वो पॉलिसी की दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सरेंडर है कि जी बस अब बात ख़त्म है, हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि वो इंडिया को ये मौका दे रहे थे कि इंडिया ऐसे करे ताकि वो भी, चूँकि कश्मीर के बाकी इलाकों पे एक अरसे से उनकी नज़र है, जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर भी है। तो इस हवाले से उनको एक बहाना चाहिए था जिसको वो बुनियाद बना के कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, चूँकि अब ये यूनियन टेरिटोरीज़ बन गई हैं इंडिया की, एक जो है वो ख़ास टेरिटोरी जिसको आप कहते हैं, तो इसको हम चूँकि कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब जो है हम इन इलाकों को भी हुकूक के नाम पे, यानी कहेंगे बाजार ये है कि हम इनको हुकूक देते हैं, लेकिन हुकूक के नाम पे हम इनको पाकिस्तान में मर्ज कर देंगे, जो कि हो रहा है। और ये बार बार मुख्तलिफ बिलों की शक्ल में, कभी 13वीं तरमीम आ रही है, कभी 14वीं तरमीम आ रही है उधर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर, जिसमें कि ये कोशिश की जाएगी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के सेटअप में डाल के तो इस मसले को तहलील कर दिया जाए। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ अब एक्सपोज हो गई। मुल्क है गिलगित बल्तिस्तान, जो ज़ाहिर आप ही की हेरिटेज का हिस्सा है, वहाँ पर पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं या पाकिस्तान का वहाँ पर जो असर रसूख है वो कोई अच्छा नहीं रहा, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वहाँ के हालात हैं अच्छे नहीं हैं। तो इन हालात में क्या वाकई उनका मर्जर पाकिस्तान के साथ है? वैसे तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ पहले ही हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर है वो इतनी सहूलत से हो सकेगा? नहीं, वो सहूलत से देखें, वो जो तरीक़ा वारदात है ना उन इलाकों में, मसलन गिलगित बल्तिस्तान में तो 1974-5 में ये सब कुछ हो गया था जिस पे आज इतनी चीखो पुकार हो रही है कि इंडिया ने किया। ये जो आपका 370 और 35 टाइप अरेंजमेंट था, ये ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा है, तो महाराजा के साथ जब ये बंदोबस्त था तो वो उसी से चलता आ रहा है। लेकिन इन्होंने 1974 में इसको ख़त्म किया कि यहाँ पे लोग आके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, बाहर से लोग आके आबाद हो सकते हैं, जिसको डेमोग्राफिक चेंज आप कहते हैं, यानी जो काम खुद किया उस पे आके तो उन्होंने 2019 में जो है वो शोर डाला कि इंडिया ने ये कर दिया।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनाब भी इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इनको नहीं है। चूँकि इंडिया के बरक्स प्रॉब्लम इनका आसान इसलिए है कि इंडिया में तो उनको रजिस्ट करनी पड़ती है, जो मुस्लिम फैक्टर है उसकी तरफ से। कोई भी काम इंडिया करे, ख्वाह नेक काम भी क्यों ना करने जा रहा हो, अगर नेक काम भी करे ना, ये मैं आपको बताऊं, तो वो उसको अपोज इसलिए करते हैं कि इससे ज़ाहिर है इंडिया की नेक नामी होगी कश्मीर में, जो वो चाहते नहीं, यानी जो लोग उस साइड पे खड़े हैं। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो रवैया है वो सौतेली माँ जैसा है एक तरह से। फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़ का इस कदर फुकदान है कि आपने बताया, और ये बात ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि कोविड-19 जब फैलना शुरू हुआ तो कश्मीर के लोगों ने, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोगों ने कहा कि हमारे पास तो 3-4 वेंटिलेटर्स हैं। इस सारी सूरत हाल में जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, और अभी हाल ही में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो पाकिस्तान के भी कुछ लोग शामिल हैं और उसमें भारत के भी लोग शामिल हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन पब्लिश किया है कि जो कश्मीर इस तरफ है भारत के पास, वो तो बहुत तरक्की कर रहा है, और इवन 5 अगस्त के एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद कोविड के ज़माने से गुजरने के बावजूद वो ठीक ठाक बेहतरी की तरफ जा रहा है, और वहाँ से आवाज़ें भी सेपरेटिज़म की उठनी बहुत कम हो गई हैं, इससे पहले ज़्यादा होती थी, और प्रोग्रेस भी हो रही है, पहले भी होती थी अब भी हो रही है। और यहाँ तो ये हाल है पूरी रियासत में 3-4 वेंटिलेटर मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल में आपने ख़ुद भी अगरचे कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की गिरफ्त इन रियासतों पर इस नौइयत की है कि वसाइल इनके पास खुद नहीं है और दे भी नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में ये फिर चीन के जब हवाले कर देंगे 50 साल की लीज पे गिलगित बल्तिस्तान को, तो क्या ये इतना ही आसान होगा? क्या आप समझते हैं कि भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऐसा करने देंगी? नहीं, यही तो बात है ना कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दौर में ये जब ये सोच रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट ज़ाहिर है भारत ही बना, चूँकि भारत की तरफ से तो ये एक ओपन इस पे स्टैंड है कि जी ये हमारा इलाका है, तो उस पे लीज़ पे देना फिर ये एक बड़ी बहुत बड़ा एक कदम जो है वो बन जाता है। जहाँ तक आपने दूसरे मसाइल की बात की, देखें जी, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो दुनिया का वाहिद खिता है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो है उसका मुस्तकबिल बता सकते हैं कि मसलन इसने जो है वो जाके दुबई में मरना है, इंग्लैंड में मरना है या अमेरिका में मरना है, चूँकि ये तय है नस्ल दर नस्ल कि इसका अपनी धरती पे जहाँ ये पैदा हुआ है वहाँ रह के तो ये ना ज़िंदा रह सकता है, ना इसको कोई रोज़गार मिल सकता है, ना इसको कोई जो है वो ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसे मौके मिल सकते हैं कि यहाँ पे ये बाइज़ ज़िंदगी गुजार सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। तो हामिद बसानी एंड ताहिर गुरा को आप सुन रहे थे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो हामिद बसानी कह रहे हैं कि धारा 370 यानी कि 5 अगस्त का वो दिन था जब धारा 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट कर दिया गया था। दोस्तों एक बहुत बड़ी मूव थी जिसका पूरे देश में समर्थन हुआ था, और कुछ जो भी हमारी 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों ने उस चीज़ का समर्थन किया था। दोस्तों बहुत अच्छी बात थी, बहुत टाइम से एक डिमांड थी हमारी पब्लिक की कि धारा 370 को हटाया जाए। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 वो टाइम था जब धारा 370 को हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों उसकी इम्प्लीकेशंस और उसके बेनिफिट्स की। दोस्तों इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए कोई भी नहीं है। इम्प्लीकेशन हो सकती है तो पाकिस्तान के लिए हो सकती है, क्योंकि उनके टेररिस्ट वगैरह का जो गठजोड़ कुछ यहाँ पे हमारे जो कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के साथ था वो अब टूट चुका है, और हम उसको तोड़ने में कामयाब हुए। हमारी फ़ौज आज पूरे कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर चुकी है। आज कश्मीर बिल्कुल शांति और स्वभाव, मतलब जो शांति कश्मीर के अंदर 90s से पहले थी, आज वो हमें वहाँ पे नज़र आती है। दोस्तों वहीं आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पे लोगों के अंदर अशांति है। वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना क्या चाहते हैं यार, वो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही लोग हैं, और उनको जोड़ना हमारे साथ हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार का काम है। और हम उम्मीद करेंगे कि वो बहुत ही जल्दी
अमित शाह जी का जो वादा है उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन के लिए हम जान दे देंगे। तो देखना है दोस्तों वो पूरा कब होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।